करते हैं भाग 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 19 से 22 तक आते हैं, है ना। और इसमें हम एक एक करके आर्टिकल देखेंगे और समझते भी चलेंगे। तो राइट टू फ्रीडम में सबसे पहले आता है आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को हम दो भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं, ज़्यादा आसान है समझना, कि आर्टिकल 19 में 19(1) और उसके बाद एक है आर्टिकल 19(2), 3, 4, 5 इस तरीके से। तो आर्टिकल 19(1) A, B, C, D इनमें तो बताया गया है कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, और उसके बाद उन मौलिक अधिकारों पर बहुत सारे बंधन लगाए गए हैं, निर्बंधन है। जैसे आर्टिकल 19(2) बंधन लगाता है, आर्टिकल 19(3) बंधन लगाता है। तो एक तरफ तो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमारे मौलिक अधिकारों पर कुछ बंधन लगाए गए हैं। तो इसका मतलब हमारे मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट पावर नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी नियम के विधि के अंतर्गत ही आते हैं, है ना, कुछ ना कुछ बंधनों के अंतर्गत। तो आर्टिकल 19(1) देखते हैं सबसे पहले। आर्टिकल 19(1) कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जितने भी स्वतंत्रता के अधिकार आप देखेंगे, आर्टिकल 19 खास तौर से जो देखेंगे, वो आर्टिकल 19 केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, यानी कि वो सबके लिए नहीं है, है ना। केवल भारतीय नागरिकों के लिए दिया गया आर्टिकल 19। वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल भारतीय नागरिकों को है। तो बोलने की आज़ादी है और अपने आप को एक्सप्रेस यानी कि एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस आज़ादी के अंदर बहुत सारी आज़ादी छुपी हुई हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये फिल्में, ये सब कार्टून, ये सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर समाहित हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है कि प्रेस की आज़ादी कहाँ निहित है, तो ये बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि चुप रहने की आज़ादी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार कहा गया है कि बोलने की आज़ादी में आपकी चुप रहने की आज़ादी अंतर्निहित है। तो इसमें चुप रहने की आज़ादी भी इसी में आएगी। ऐसा एक वाकया हो चुका है एक बार कि एक बच्चे को, जिसे वंदे मातरम जबरदस्ती कहलवाया जा रहा था एक स्कूल में, तो उसकी पिटाई हुई इस बात को लेकर। उसने मना कर दिया था कि वंदे मातरम नहीं कहूँगा मैं, और उसके बाद उसके पिता सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां उन्होंने आर्टिकल 19(1) का हवाला दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि बोलने की आज़ादी में चुप रहने की आज़ादी समाहित है, यानी कि अगर कोई नहीं बोलना चाहता है तो वह ना बोले, ये उसकी मर्जी पर है। तो आर्टिकल 19(1) अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है, जो आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद आर्टिकल 19(1) कहता है कि सभी को कहीं भी मीटिंग करने का, ये संवैधानिक भाषा में बोलें तो लिखा हुआ है कि समागम, है ना, मीटिंग करने का पूर्ण अधिकार है। तो कहीं भी मीटिंग कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, कहीं भी 4, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होके। लेकिन बस शर्त यही है, वो शर्तें हम बाद में भी देखेंगे, शर्त यही है कि वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए। तो शांतिपूर्वक समागम का अधिकार दिया गया है, बिना हथियारों के, लाठी डंडों के आप कहीं भी बैठक कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, आपको अपना दल यानी कि संघ बनाने की आज़ादी है। दरअसल पहले आर्टिकल 1C में संघ ही लिखा था, लेकिन क्योंकि यूनियन शब्द और संघ शब्द थोड़ा सा अटपटा इसलिए लगता है हमें, क्योंकि हमारे आर्टिकल 1 में भी ये लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता कि एक तरफ भारत संघ है और एक तरफ 4 लोग 5 लोग मिलकर एक संघ बनाए, है ना। तो ऐसा लगता है पैरेलल खड़ा करना चाह रहे हैं हम अपने आप को भारत के। इसलिए शायद इसीलिए इसमें जो संघ शब्द था उसे बदल कर दिया गया है। एक संविधान संशोधन हुआ था, 93वां संविधान संशोधन 2005 में, उसके द्वारा ये किया गया, यहाँ लिख दिया गया सहकारी संघ, यानी कि भारतीय नागरिकों को सहकारी संघ बनाने की, इसका मतलब अपना दल, है ना, अपने दल, पार्टी, संगठन बनाने की आज़ादी है। तो आपने देखा है बहुत सारे संगठन हैं, जैसे शिक्षा मित्रों का संघ है, जैसे उदाहरण के तौर पर होमगार्डों का एक संघ है ना, किसान यूनियन है, बहुत सारे रेलवे के ग्रुप हैं, इस तरीके से कहते हैं हम संघ। उसके बाद फिर आगे आर्टिकल 1D कहता है कि हमें पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है ना, भारतीय नागरिक कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद फिर भ्रमण के बाद फिर आगे कहा गया भ्रमण के बाद कि हमें कहीं भी निवास करने की आज़ादी है भारत के अंदर। इस बात को स्पेशली याद रखना है आपको कि ये भ्रमण हो, निवास हो, ये भारत की सीमा के अंदर की बात हो रही है। अगर आपसे कहा जाए कि विदेश घूमने की आज़ादी कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 1D नहीं बोलेंगे हम, 19(1D), बल्कि उसके लिए आर्टिकल 21 का प्रयोग करना पड़ेगा, 21 का। तो भ्रमण करने की आज़ादी कहाँ पर है? देश के अंदर, बाहर की बात नहीं हो रही है, देश से बाहर। उसके बाद अगला है आपका
संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति को खरीदने बेचने का अधिकार हुआ करता था पहले, तो इसे खत्म कर दिया गया। इस बात को याद रखेंगे कि आर्टिकल 19(1)(f) खत्म हो चुका है, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 19(1)(f) और एक आर्टिकल था 31 संपत्ति का अधिकार, ये दोनों आर्टिकल यहाँ से निकाल कर, यानी कि संपत्ति यानी कि मौलिक अधिकारों से निकाल कर ये पहुँचा दिए गए हैं भाग 12 के 300A में। तो भाग 12 का जो आर्टिकल है 300A उसमें पहुँच गए हैं। इसका मतलब संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो क्या नहीं है, वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद आगे है आपका आर्टिकल 19(1)(g), और इसमें आता है आपका व्यापार व्यवसाय, है ना, आजीविका, ये सब करने का अधिकार है। तो व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है इस आर्टिकल के तहत, यानी कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं भी अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकता है, कर सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 19 के ये आर्टिकल हैं, और 19 के ये जो आर्टिकल है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों एक सवाल उठता है, और सवाल ये कि याद कैसे हो ये। आपको कई बार होता है 19(1)(c) पूछ लिया किसी ने अचानक, तो पता चला याद ही नहीं आ रहा कि बैठक भी हो सकता है, या फिर इसमें मीटिंग, या फिर संघ क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप कुछ ऐसी ट्रिक बना सकते हैं इसमें, और वो ट्रिक देखिए ऐसी हो सकती है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक कोचिंग में आप पढ़ते थे, एक कहानी है छोटी सी, एक कोचिंग में आप पढ़ते थे या स्कूल में आप पढ़ते थे, और स्कूल वालों ने आपकी फीस रख ली, लेकिन आपको एडमिशन देने से मना कर दिया। 10, 15, 20 लोग थे आप ऐसे। अब 15-20 लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉल करेंगे। तो मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये कहीं कोई हुआ नहीं है कहीं पर, सिर्फ याद करने के लिए कि देखिए आप कॉल, कि आप सब लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को कॉल किया और अपना रोना रोया कि भाई हमारी फीस मार ली, आप तुम्हारी भी मार ली, चलो एक तरीके से चलते हैं, कहीं पे शिकायत करेंगे, है ना, यहाँ तो कोई सुनेगा नहीं, है ना, और पहले हम मीटिंग कर लेते हैं, मिल के मीटिंग करके बात करते हैं कि आखिर हमारी फीस स्कूल वालों ने क्यों वापस नहीं की, या क्यों हमारी फीस उन्होंने रख ली है। तो इस तरीके से आपने एक दूसरे को कॉल की, तो आपको याद आ जाएगा कॉल से कि 19(1)(a) में क्या बोलने की आज़ादी। उसके बाद आप सब लोगों ने मीटिंग की, तो देखिए अब यहाँ पे मीटिंग हो जाएगी आपकी, है ना, आपने मीटिंग कर ली, मीटिंग हो गई आपकी। मीटिंग के बाद आपने फैसला किया कि भाई हम अपना एक छात्र संघ बनाएंगे, यानी कि छात्र संघ बनाने का मतलब आपने अपनी एक पार्टी बना ली, आपने अपना एक दल बना लिया, पार्टी। उसके बाद आपने कहा कि यहाँ तो कोई सुनवाई कर नहीं रहा, तो एक ऐसा करते हैं सीधे मुख्यमंत्री के पास चलते हैं, यानी कि लखनऊ चलते हैं। तो देखो आप लखनऊ पहुँचे, है ना, और लखनऊ पहुँच के आपने मुख्यमंत्री से टाइम मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत बिजी व्यक्ति, टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर रहना पड़ गया, वहाँ पर रुकना पड़ गया, यानी कि आपने एक होटल ले लिया और होटल में आप निवास करने लगे। देखो निवास याद आ जाएगा इससे आपको। आप होटल खरीद नहीं सकते क्योंकि आपकी संपत्ति का अधिकार तो पहले ही नहीं है। उसके बाद आपके सब पैसे खत्म होते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री टाइम नहीं दे रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आपने एक केले का ठेला लगा लिया, है ना, आम का ठेला लगा लिया और अपना व्यापार शुरू कर लिया। तो देखो ठेला, इससे ये होगा कि ये पूरी कहानी से आपको याद आ जाएगा कि कॉल की थी, फिर मीटिंग की थी, फिर एक पार्टी बनाई थी हमने। तो 19(1)(a) में क्या है, बोलने का अधिकार। 19(1)(b) में क्या है, समागम यानी कि मीटिंग करने का अधिकार। 19(1)(c) में सहकारी संघ का अधिकार, है ना। 19(1)(d) में भ्रमण करने का अधिकार। 19(1)(e) में निवास का अधिकार, और संपत्ति का खत्म हो गया 1(f) में। तो 1(g) में क्या हो जाएगा, यही व्यापार, यानी कि ठेले से आपको व्यापार याद आ जाएगा। इस तरीके से आर्टिकल 19 आसानी से याद हो सकता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 19 के कुछ निर्बंधनों की, कि ये जो अधिकार आपको मिले हैं, ये अधिकार क्या पूरी तरह एकदम आपको मिल ही जाएंगे, मतलब एब्सोल्यूट पावर है, तो इनके ऊपर कुछ बंधन लगाए गए हैं इन आर्टिकल पर, तो वो देखते हैं कि ये जो आर्टिकल 19 1 ABCDEFG यहाँ तक है, वो सभी आर्टिकल किस प्रकार से बंधनों से युक्त हैं। यानी कि एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है, या कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार नहीं है हमारा जो कि पूर्णता, अरे यार पंखा बंद कराना, दोबारा शुरू हुआ। तो दोस्तों अब देखते हैं ये जो आर्टिकल आपने पढ़े 19 1 ABCDE और उसके बाद फिर G, ये जो आर्टिकल है ये किस प्रकार से बंधनों से युक्त है, यानी कि इनके ऊपर कुछ बंधन लगाए गए हैं, निर्बंधनों से युक्त हैं ये सारे आर्टिकल। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी गई है, वो आर्टिकल 19(2) के द्वारा रोकी भी गई है। रोकी होने का मतलब है कि ये बंधन लगाया गया है। जैसे कहा गया है कि भाई अगर देश की, राष्ट्र की एकता, मतलब हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा, अगर हमारे देश की संप्रभुता को खतरा होगा, तो आपकी वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा सकता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी अन्य की रेस्पेक्ट को, इज्जत को अगर खतरा उत्पन्न होगा आपके बोलने से, तो भी आपके इस
बोलने की आज़ादी पर बंधन लग सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी बोलने की आज़ादी वहीं तक है जहाँ से दूसरे की नाक शुरू होती है। नाक का मतलब है उसकी इज्जत, है ना। जब नाक का सवाल होगा, किसी की इज्जत शुरू होगी, तो आप उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। आपको उतना ही बोलना है जितने की दूसरे की भावनाओं के खिलाफ ना हो, दूसरे की मर्यादा बने रहे, डिग्निटी बनी रहे। तो इसलिए आपकी बोलने की और अभिव्यक्त करने की आज़ादी पर बंधन भी लगाया जा सकता है। फिर ऐसी समागम यानी कि बैठक करने की आपको आज़ादी है, परंतु ये भी देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता में अगर कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, अगर आपकी मीटिंग से अगर होता है कुछ खतरा, तो आपकी ये समागम या मीटिंग करने का जो अधिकार है वो छीना जा सकता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये शांतिपूर्वक मीटिंग करने का अधिकार दिया गया है, लाठी डंडों के साथ नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना आप दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो इसेंशियल कामों से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कुछ मजदूर हैं, वो कुछ इसेंशियल काम करते हैं, कोई बहुत बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो हड़ताल कर दें जब मन आए तब, या वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो तालाबंदी कर दें। जैसे कई बार आपने सुना होगा भारत बंद कर दिया आज, तो ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता। यानी कि हड़ताल, तालाबंदी, ये चीज़ें आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, तो वो आपके इस पर रोक लगाई जा सकती है। फिर इस पे आते हैं 19(1)(c), यानी कि आपने इसमें देखा कि आपकी बैठक करने की आज़ादी पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल उसी प्रकार से सहकारी संघ वाली बात भी है। एक और छोटी सी चीज़ जो इसमें रह गई कि जो आपकी मीटिंग करने की अधिकार है, जैसे मैंने कहा कि शांतिपूर्वक आप मीटिंग कर सकते हैं और आप बिना हथियारों के कर सकते हैं, तो इसमें एक अपवाद आता है। अपवाद ये है कि जो सिख समुदाय है, वो सिख समुदाय अपनी कटार के साथ यानी कि हथियार के साथ मीटिंग कर सकता है। हालांकि वो भी शांतिपूर्वक ही करेगा, ऐसा नहीं कि वो लड़ाई दंगा करे, लेकिन वो कटार के साथ उसे मीटिंग करने की छूट दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है, क्योंकि सिख धर्म में कटार उनका एक अनिवार्य अंग है और शुरू से चला आ रहा है ना। बहुत सारे धर्म है जिनमें बहुत सारी चीज़ें बाद में आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर सिख धर्म में कटार जो है उनका अनिवार्य और बिल्कुल मौलिक अंग है, जो शुरू से चला रहा है। इसलिए तो कटार के साथ वो बैठक कर सकते हैं, लेकिन करेंगे शांतिपूर्वक ही। इसी प्रकार से सहकारी संघ बनाने की आज़ादी है हमें, लेकिन सहकारी संघ बनाने की जो आज़ादी है, जो पार्टी बनाने की आज़ादी है, वो कुछ खास वर्गों को नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आर्मी के लोग, है ना, आर्म फोर्सेज या स्पेशल फोर्सेज जितनी होती हैं, जैसे CRPF, BSF, है ना, CISF, तो जितने भी ये आर्म फोर्सेज हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन्हें किसी प्रकार का संघ बनाने की परमिशन नहीं है ना। तो ये ध्यान रखेंगे अपवाद के तौर पर। इसी तरीके से देखो, आपको भ्रमण करने की आज़ादी है, भ्रमण करने की आज़ादी है, लेकिन आपको ध्यान रखना, पहले मतलब 2019 से पहले जब हम पढ़ते तो हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर इसका अपवाद है ना, कि भ्रमण करने की आज़ादी, मौलिक अधिकार नहीं है वहाँ पर, लेकिन अब है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर अपवाद से हट गया, लेकिन अब जो अपवाद है वो ये कि SC ST वाले जो एरिया होते हैं, ST एरिया यानी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जैसे उदाहरण के तौर पर नेशनल पार्क वाला एरिया है, कोई प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर टाइगर रिजर्व है, या कोई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर आपके भ्रमण करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो 7 स्टेट हैं इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहाँ पे साफ साफ है कि एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, और इनर लाइन परमिट के बिना किसी को भ्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। इनर लाइन परमिट भी कुछ समय के लिए होता है, और उसके बाद वो अवधि जब खत्म हो जाती है तो आप वहाँ पर घूम फिर नहीं सकते। तो इस तरीके से इस पर बंधन है। निवास करने की आपको आज़ादी है, लेकिन यहाँ भी वही बात की निवास करने की आज़ादी है, लेकिन वही अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में निवास करने पर आप पे रोक लगाई जा सकती है। और इनर लाइन परमिट वाला उदाहरण जो मैंने आपको दिया, यानी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आपके ऊपर बंधन लगाए जा सकते हैं। यहाँ भी पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब वो अपवाद से हटा देंगे अब उसे आप। उसके बाद वो संपत्ति वाली बात तो हमने खत्म करी थी। व्यापार व्यवसाय का जो अधिकार है वो भी आपका एब्सोल्यूट पावर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको व्यापार करने का अधिकार है, व्यवसाय कर सकते हैं, वाणिज्य कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम धंधा, लेकिन आपका जो काम धंधा है, जो व्यवसाय है, व्यापार है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, या लोगों की मर्यादा को हानि पहुंचाए, या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे कि मेरा व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन उस व्यापार में आपका यह अधिकार नहीं आता कि आप एक अंडे का ठेला किसी मंदिर के सामने लगा लें। आपका कोई ऐसा, भले ही व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पोर्क मीट किसी मस्जिद के सामने बेचने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 19 पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और आर्टिकल 19 को याद करने की जो मैंने ट्रिक बताई है उसे आप अच्छे से कर लीजिए। कम से कम आपको जब आर्टिकल 19 थोड़ा डीपली पूछा जाएगा तो आपको ज़रूर ये याद होना चाहिए कि आर्टिकल 19 1C में क्या है, 1D में क्या है, 1E में क्या है। और इसके अतिरिक्त
जब आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से ये भी लगा सकते हैं, जैसे आपसे अचानक कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आर्टिकल 1B का काउंटर करने के लिए आर्टिकल 19 का कौन सा आर्टिकल जो है उसका काउंटर करता है, तो आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आर्टिकल 19 1A का काउंटर आर्टिकल 19 2 करता है, तो उसी तरीके से आर्टिकल 19 1B का काउंटर कौन सा करेगा, आर्टिकल 19 3 करेगा, है ना। इसी तरीके से 1C का कौन करेगा, तो आर्टिकल 19 4 करेगा। फिर आर्टिकल 1D का कौन सा करेगा, तो आर्टिकल 19 5 करेगा। मतलब आप कह सकते हो कि आर्टिकल 1 में ABCD का काउंटर करने वाले जो आर्टिकल हैं, या आप कह सकते हो जो बंधन लगाने वाले आर्टिकल हैं, निर्बंधन लगाने वाले आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल 19 2 3 4 5 6 करके हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 20 पे, यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 पे। अब देखिए हमने आर्टिकल 21 और 21A अभी छोड़ दिया है। उसका कारण ये है कि आर्टिकल 21 और 21A यानी कि 21 और 21A एक जैसे हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक जैसी बात करेंगे उसमें। लेकिन आर्टिकल 20 और 22 एक जैसे हैं। एक जैसे का यहाँ मतलब है कि लगभग किसी एक जैसी बात से प्रेरित है। जैसे आर्टिकल 20 भी अपराधियों पुलिस से संबंधित है, बिल्कुल वैसे ही आर्टिकल 22 भी पुलिस गिरफ्तारी से संबंधित है। तो इसलिए हमने दोनों को एक साथ कर लिया, याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब आर्टिकल 20 की पहले बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20 जो है आर्टिकल 20 वो दोषसिद्ध अपराधियों के लिए है, जिन पर दोष सिद्ध हो चुका है, जो जेल में बंद हैं उनके लिए है। दोषसिद्ध अपराधियों से संबंधित है ना आर्टिकल 20। देखिए आर्टिकल 20 में कहा गया है कि जो दोषसिद्ध अपराधी हैं उनके लिए कुछ संरक्षण है। पहला संरक्षण तो ये कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब है कि अपराधी ने जो कार्य किया है ना, उस कार्य से अलग अगर कोई विधि बनी है तो उस विधि के तहत उसे सजा नहीं होगी, यानी कार्योत्तर विधि से संरक्षण। तो जैसे उसने कार्य किए, जैसे आप जानते हैं कि समाज में अंतरजातीय विवाह एक अपराध की तरह लेते हैं लोग। अंतरजातीय विवाह की वजह से ऑनर किलिंग हो जाती है, लेकिन समाज में वो अपराध हो सकता है, लेकिन कानूनन अपराध नहीं है। तो इसका मतलब कार्य किया है उसने अंतरजातीय विवाह का, तो फिर कोई कानून ऐसा नहीं है जो उसे सजा दे। तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण बोला जाएगा इसे। तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण, ठीक है, एक ये। इसी तरीके से इसमें दूसरा संरक्षण है और वो है कि दोहरे दंड से संरक्षण या दोहरे दंड से मुक्ति। तो एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, है ना। 2 बार सजा नहीं होगी। जैसे किसी ने चोरी किया और उसने सजा भुगत ली है, तो फिर उसे दूसरी बार फिर उसी अपराध के लिए सजा नहीं हो सकती, है ना। इसे कहते हैं दोहरे दंड से मुक्ति या दोहरे दंड से संरक्षण। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि पूरे भारत में एकल न्यायपालिका है हमारे यहाँ, जबकि जैसे अमेरिका में तो दोहरी न्यायपालिका चलती है। वहाँ पर जो वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ के कानून थोड़े अलग हैं, केंद्र का कानून अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दोहरे दंड से पूरी तरह मुक्ति है, एक ही अपराध के लिए 2 अलग अलग सजाएं नहीं हो सकती। फिर उसके बाद तीसरा आता है इसमें आत्म अभिसंशय से मुक्ति। आत्म अभिसंशय से मुक्ति का यहाँ मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ, है ना, किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा कि पुलिस कई बार 3rd डिग्री लगाकर व्यक्ति से जुर्म कबूल करवा लेती है, हालांकि ये गलत है, ये कानूनन गलत है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी है। इसीलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर सबके सामने भी उसने किसी का मर्डर कर दिया हो, पूरे भरे बाजार में भी कर दिया हो, तब भी वो अपने अंतिम तौर पर भी वो ये कह सकता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है ना, जो भी है वो सब एक ड्रामा है या कुछ भी एक साजिश है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसे मजबूर नहीं कर सकते। अब ये पुलिस का काम है, ये कोर्ट का काम है, ये वकील का काम है कि उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाएँ, गवाह पेश किए जाएँ और उसे अपराधी घोषित किया जाए या अपराध उसका सबके सामने लाया जाए। तो आत्म अभिसंशय से मुक्ति है, यानी कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो यह आर्टिकल 20 हुआ। अब देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। तो गिरफ्तारी से संरक्षण का यहाँ मतलब ये है कि जब पुलिस आपके दरवाजे पे पहुँची, है ना, ये हम मान लेते हैं कि पुलिस आपके दरवाजे पे पहुँची, तो वहीं पे आपके मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं। कैसे? देखो, गिरफ्तारी से संरक्षण में सबसे पहला मौलिक अधिकार तो आपका ये है कि आपको गिरफ्तारी का कारण
जानना आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि आप पुलिस से पूछेंगे तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी का कारण क्या है, यानी कि गिरफ्तारी का कारण जानना क्या है आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत। फिर इसी तरीके से आपको अपनी पसंद का विधि व्यवसायी यानी कि एक वकील मुहैया कराना भी ये कर्तव्य है सरकार का, यानी कि आपका मौलिक अधिकार है। तो आप एक वकील आपको मिलेगा जो आपकी पसंद का होगा, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा सीरियल में, फिल्मों में लोग बोलते हैं कि आई वॉन्ट माई लॉयर, यानी कि मुझे मेरा वकील चाहिए। फिर इसी तरीके से 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस आपको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करेगी, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पुलिस के लिए अनिवार्य है ना। आपको ध्यान रखना है इसमें आपका आने जाने का समय नहीं जुड़ता, यानी कि जैसे पुलिस आपको आपके घर से गिरफ्तार करके ले गई तो रास्ते में जो भी समय लगा होगा वो इन 24 घंटे में नहीं ऐड होता है। इसके अलावा जब पुलिस थाने से आपको मजिस्ट्रेट तक ले जाएगी वो भी समय इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। ये समय सिर्फ इतना है कि जब आपकी थाने में एंट्री होगी, रजिस्टर में एंट्री होगी कि आपको गिरफ्तार करके लाया गया है, और उसके बाद फिर जब वो पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, है ना, वहाँ तक उस दौरान होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय नहीं जुड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका कुछ अपवाद भी है, जैसे अपवाद है कि आपको गिरफ्तारी से संरक्षण एक आम लोगों को, हम लोगों को मिला हुआ है, नागरिकों को, यहाँ तक कि ये जो कोई विदेशी भी नागरिक है उसे भी है ये। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ तो आपको याद रखना है कि इसमें ये जो आर्टिकल 22 है ये निवारक निरोध कानून क्या है, इसके तहत अपवाद है क्या, यानी कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति निवारक निरोध विधि के अंतर्गत अगर कोई गिरफ्तारी हुई है ना, तो आपको ये आर्टिकल 22 का लाभ नहीं मिलेगा। तो निवारक निरोध विधि के अंतर्गत अगर कोई गिरफ्तारी हुई है तो आर्टिकल 22 उस पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हो ये क्या अपवाद है एक, है ना। जैसे उदाहरण कि निवारक निरोध कानून कौन से होते हैं, जैसे मीसा एक कानून हुआ करता था 70 के दशक में। इसी तरीके से पोटा एक कानून आया था, पोटा, है ना। टाडा आपने सुना होगा, टाडा के तहत तो संजय दत्त गिरफ्तार हुए थे, है ना। ये जो कानून है ये आतंकवाद निरोधक कानून भी कहलाते हैं। और इसके अलावा वर्तमान में ये सब खत्म हो गए, ये भी ध्यान रखेंगे, ये सब खत्म हो गए हैं वर्तमान में। जो वर्तमान में कानून चल रहा है वो NSA है ना। NSA भी एक प्रकार का कैसा कानून है जिसे हम निवारक निरोध अधिनियम या निवारक निरोध कानून कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है ये, या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो फिर उसे कारण ना बताए पुलिस तो कोई दिक्कत नहीं, वकील ना दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे की जगह 3 महीने तक पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है। हालांकि सरकार ने बाद में इसमें संशोधन करके इसे 2 महीना कर दिया है फिलहाल। और अगर इससे ज़्यादा भी रखना पड़े तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो मजिस्ट्रेट के अंडर में होती है। वो कमेटी विचार करती है और फिर पुलिस कस्टडी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 22 का जो लाभ है वो निवारक निरोध कानून के लोगों पर लागू नहीं होता। अगर चाहे तो पुलिस दे सकती है लेकिन अनिवार्यता नहीं, यानी कि मौलिक अधिकार के तहत नहीं। जैसे कसाब एक आतंकवादी था तो उसे अगर चाहती पुलिस तो उसे ये वाला लाभ ना देती, लेकिन हमने दिया था, हमने उसे वकील भी दिया था, कारण भी बताया होगा गिरफ्तारी का, खैर उसे सब पता ही था। तो ये आर्टिकल 22 लागू नहीं होता कब, जब निवारक निरोध कानून के तहत कोई गिरफ्तार किया जाता है तब। तो ये हो गया आर्टिकल 22। अब जो बचा है वो है आर्टिकल 21 और 21A। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 और 21A। दरअसल आप देखिए दोनों आर्टिकल इसलिए एक साथ लिखे गए हैं, या आप कह सकते हो कि आर्टिकल 21 में 21 इसलिए जोड़ा गया होगा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है हमारी। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने के अधिकार में आर्टिकल 21A का मतलब ये भी है कि व्यक्ति को जीवन जीने का जो अधिकार दिया गया वो घिसट घिसट के जीवन जीना नहीं है, बल्कि जीवन उसका गरिमापूर्ण होना चाहिए। और बिना शिक्षा के व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण नहीं हो सकता, है ना। अनपढ़ व्यक्ति का जीवन क्या होता है, बेकार सा होता है। तो इसलिए शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है, क्योंकि जीवन जीने के अधिकार में शिक्षा भी बहुत आवश्यक तत्व है इसलिए। तो आर्टिकल 21A तो कह रहा है जीवन जीने का अधिकार, है ना, जीवन जीने का अधिकार, या आप इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कह सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोल सकते हैं। और जीवन जीने का अधिकार इतना ब्रॉड है, ब्रॉड का मतलब देखने में छोटा है, सिर्फ एक लाइन का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। मतलब बिना विधि के आपके कोई प्राण या आपकी देह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, विधि के तहत ही आपको फांसी दी जा सकती है, बिना विधि के नहीं।
आपके प्राणों को नहीं छीन सकता। तो ये है तो एक लाइन का जीवन जीने का अधिकार, लेकिन इसके अंदर इतने सारे मौलिक अधिकार समाहित हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पे फैसले दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जैसे किसी को स्वच्छ पानी ना मिले तो वो जीवन जीने के अधिकार में आएगा, स्वच्छ वातावरण ना मिले तो वो इसमें आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण तो जो हाल फिलहाल में जोड़ा गया है वो है निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, वो भी किस में आती है, आर्टिकल 21 में। विदेश घूमने का अधिकार, ये तो कई बार क्वेश्चन आया है और सिविल में ही आया है कि विदेश घूमने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आएगा, तो वो किस में आएगा, आर्टिकल 21 में। यानी कि आप अपनी देह को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत। तो अनुच्छेद 21 आपको कई सारे मौलिक अधिकार समाहित करके देता है, यहाँ तक कि किसके साथ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, आपको विवाह करना है नहीं करना है, पिता बनने का अधिकार, माँ बनने का अधिकार, ये सारे जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, समाहित है। यानी कि ये सब क्या है, आपके मौलिक अधिकार हैं, और जीवन जीने के अधिकार के तहत सभी क्या है, आवश्यक तत्व है। जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ हवा, पानी, ये सब आता है, तो इसलिए सब इसके अंदर समाहित है। तो आपको याद रखना आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड है। अगर आपको कभी भी कोई समझ में ना आए, जैसे आपसे पूछा जाए कि ये किस में है, आपको कोई आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ कौन से आर्टिकल में रखा जाए, है ना, बाकी तो आपके पढ़े हुए होंगे सारे, लेकिन कोई बात अगर कोई पूछ ले तो आप उस बात को आर्टिकल 21 में समाहित कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि बहुत टाइम तक नहीं पता हो किसी को कि भाई जो विदेश यात्रा है वो किस में आएगी, तो नहीं पता चल रहा तो विदेश यात्रा 21 में रख देंगे, है ना। स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, प्रदूषण, ये सब नहीं समझ में आ रहा तो 21 में रख दीजिए। तो आर्टिकल 21 में बहुत सारे मौलिक अधिकार समाहित किए जा सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। आर्टिकल 21A ये बहुत आसान है और ये कई बार पूछा भी गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 21A में। और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये हमारे संविधान में जोड़ा गया है। लेकिन जब ये आर्टिकल जोड़ा गया उसके कई सालों तक ये अपूर्ण रहा। अपूर्ण, जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 17 अपूर्ण था पहले। अपूर्ण और पूर्ण में बस इतना ही भेद है कि भाई इसके लिए कोई कानून नहीं बना है। भाई मौलिक अधिकार आपको दे दिया, लेकिन मान लो आपको कोई मौलिक अधिकार छीने तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं था। अब दंडनीय अपराध हो गया है। जैसे आर्टिकल 21A में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार है उनका। लेकिन अगर मान लो कोई माता पिता, कोई टीचर या कोई स्कूल किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित करता है जो 6 से 14 साल का है, तो उसके लिए क्या होगा। उसके लिए सरकार ने क्या किया कि 2009 में एक कानून बनाया, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, है ना, 2009। और इस कानून में ये तय हुआ कि अगर कोई माता पिता भी अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो उन्हें सजा का प्रावधान है। कोई स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो भी किसी बच्चे को 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा से वंचित नहीं करेगा। और इसीलिए जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए 25% सीटें अनिवार्य की गई हैं कि वो 25% बच्चों को क्या करेंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे, जो कि कैसे हैं, गरीब हैं या जो इकोनॉमिकली बहुत ही लो कैटेगरी में आते हैं। इसलिए तो आपको ध्यान रखना है, ये अब 21 से क्या हो गया, पूर्ण हो गया। किस वजह से पूर्ण हो गया, क्योंकि इसकी सहायता के लिए कानून बन गया है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 19, 20, 21 और 21A और 22, तो ये जो आर्टिकल थे आपके स्वतंत्रता को लेकर थे, स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार आए हैं, है ना। थोड़ा सा हमारे वीडियो लेंदी हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, वरना आप देखेंगे कि और भी वीडियो होंगे, और भी जगह आपने देखा होगा जल्दी जल्दी लिख दिया। आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन जब आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन जो अब आने लगे हैं, जैसे अभी BEO का पेपर हुआ, BEO के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जो पैटर्न था उसका, वो पैटर्न पुराना वाला था, यानी कि 2008-9 में जो PCS के पेपर होते थे उस तरह का पैटर्न था वो। उसमें बहुत सारा मैपिंग आई थी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कथन कारण वाले या कथन वाले, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, इस तरह के। और ऐसे क्वेश्चन तभी होते हैं जब व्यक्ति को अच्छे से पूरा याद हो। ये वो वाला टाइम नहीं है अब कि आप जो याद कर लें कि ट्रिक के आधार पर आपने ट्रिक बना दी और बस ट्रिक याद कर ली सिर्फ। जैसे आप खुद सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इतना याद कर लें कि मुगल बादशाहों का क्रम ट्रिक के तहत याद कर लिया,
तो उससे क्या होगा, अब ये क्वेश्चन थोड़ी आता है कि हुमायूं के पिता का नाम क्या था या हुमायूं के बाद कौन सा बादशाह बना, बस उसके अंदर भी तो जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक बार जीएस को अच्छे से पढ़िए जिससे कि वो आपके हमेशा काम आए। शुरू में बच्चे को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, इतना तो नहीं आता, लेकिन जब आता है ना क्वेश्चन तब आपको दुख होता है कि यार ये वाला क्वेश्चन भी आ गया है ना। तो इसलिए ये स्वतंत्रता के अधिकार थे और इसके बाद हम करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार और उसके बाद धार्मिक अधिकार, फिर अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। तो जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उस अगले वीडियो में आपको तीनों मौलिक अधिकार, तीनों तरह के मौलिक अधिकार बता दिए जाएंगे, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार जो है शिक्षा और संस्कृति संबंधी वो। और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है 2 वीडियो और जरूरत पड़ेगी, 2 वीडियो में आपका ये मौलिक अधिकार वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।